अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर 5 के एमसीक्यूज। अच्छा, इसमें पहले एमसीक्यूज में हमें बोला गया द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन। एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, उसकी डोमेन निकालनी है। तो हमें इसके जितने कंपोनेंट दिए हुए हैं सबकी हम पहले डोमेन निकाल लेंगे। जैसे हमें पहला कंपोनेंट इसका दिया हुआ है टी का क्यूब, ठीक है, आई है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? इसकी डोमेन बनेगी, क्योंकि ये सिंपल पोलिनोमियल है, इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? रियल नंबर। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर आ जाएगी। अच्छा, अभी अगले वाले पे आ जाएं। अगले वाला जो जे कंपोनेंट है उसमें इसकी डोमेन जो है वो ये बन रही है। ठीक है, अगर हम टी की जगह पे 1 पुट कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो है नीचे का जो टर्म है ना वो उसमें 0 नहीं आना चाहिए। अब ये अगर मैं टी की जगह पे, ये जो टी है अगर इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूं तो टी कैन नॉट बी 1 जो है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। यानी कि ऑल रियल नंबर, टी की जगह आप तमाम के तमाम रियल नंबर तो पुट कर सकते हैं लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने नीचे 1 पुट कर दिया तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी डोमेन बन जाएगी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये जे कंपोनेंट की जो है डोमेन बन जाएगी। अब हम अगला निकालते हैं। अगला जो के कंपोनेंट है वो है नेचुरल लॉग t-2। अच्छा, अब ये जो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, नेचुरल लॉग के साथ ये जो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई होती है इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का ln नहीं निकलता है। तो इस वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये जो t-2 है इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। यानी कि t-2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। t-2, क्योंकि ये वैल्यू ln के साथ होती है, ये तभी पॉजिटिव होगी जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जो t-2 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 को अगर मैं वहां ले जाऊंगा तो ये -2 बन जाके प्लस का 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब t की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तीनों कंपोनेंट की डोमेन हमारे पास आ गई है। तो यानी कि पहला जो कंपोनेंट है वो कहता है कि रियल नंबर हो, दूसरा कहता है कि रियल तो हो लेकिन 1 ना हो, सवाए 1 के तमाम रियल नंबर, और तीसरा कंपोनेंट कहता है कि 2 से बड़ा हो। तो इसका मतलब डोमेन क्या बनी? डोमेन आपका ये ए एमसीक्यू जो इसका ए ऑप्शन है वो बन गया कि टी की वैल्यू 2 से बड़ी हो, टी रियल नंबर से बिलोंग तो करता हो लेकिन 2 से बड़ा हो। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सब में आ रहा है कि रियल नंबर, देखें, रियल नंबर में भी आ रहा है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि वैल्यू 1 ना हो तो वो भी इसमें नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ तो तमाम की तमाम वैल्यूज 2 से बड़ी हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में यानी कि टी की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 1 तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। और इस ऑप्शन में कह रहे हैं कि टी की वैल्यू 2 से बड़ी हो और तमाम के तमाम रियल नंबर होने चाहिए। तो यानी कि टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें बोला हुआ है कि इज द फंक्शन ए टी इज इक्वल टू पाई इज कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, या इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम हर टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? हर टी की जगह पे हम पाई पुट करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाले में पुट करते हैं, इसके आई कंपोनेंट में क्या पुट करना है? हर टी की जगह पे पाई पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने हर टी की जगह पे पाई पुट करना है, फिर यहाँ पे भी हमने हर टी की जगह पे क्या पुट करना है? पाई पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जैसे हम टी की जगह पाई पुट करेंगे तो कोस पाई मतलब 180 डिग्री, कोस 180 होता है -1। ठीक है, कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। अच्छा जी, इधर आ जाए साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री, जो कि 0 होता है, तो 0 के आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -i सेट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इसमें t की वैल्यू पुट की तो हमारे पास कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनी है, बल्कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसका सी ऑप्शन तो गया। तो सी ऑप्शन में कह रहे थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो सी तो नहीं हो सकता। अब ये चेक करने के कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होने की क्या निशानी? कि जो उसका फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन टी है, वो उसकी लिमिट, ठीक है, उस फंक्शन की जो लिमिट है टी, यहाँ पे अब ये टी की वैल्यू क्या दी हुई है? पाई दी हुई है। ठीक है, उसकी जो लिमिट है वो पॉजिटिव साइड से भी, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों जो है वो उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, वो जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है, ठीक है, जो फंक्शन है उसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो, ठीक है, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड और नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसकी जो नेगेटिव लिमिट और जो उसकी जो राइट हैंड लिमिट है और उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसका जो फंक्शन है वो तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये कंटिन्यूअस की निशानी है। ठीक है, फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? फंक्शन तब कंटिन्यूअस होता है जब उसकी तीनों चीजें इक्वल हो, यानी कि वो फंक्शन
उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तीनों इक्वल आ जाए। तो पहले तो ये देखेंगे जी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट इसकी जो राइट हैंड लिमिट है क्या वही लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी हुई है। तो जब एक ही इक्वेशन दी हुई होती है और तो हम दोनों इक्वेशन में जब हम चाहे हम राइट हैंड से लें या लेफ्ट हैंड से लें, दोनों एक ही इक्वेशन में हमने पाई पुट करना है तो इन दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट होगी वही इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी। और फंक्शन भी चूंकि इक्वेशन एक ही है तो फंक्शन भी यही है, तो इसी में हम पाई पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें इक्वल ही आएंगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए अगर आपको एक ही इक्वेशन दी हुई हो तो इसका मतलब जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल ही आएगा। अगर एक से ज्यादा इक्वेशन होंगी तो वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है, लेकिन अगर इक्वेशन एक ही है और सब में आपने पाई पुट करना है तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट उसका फंक्शन इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। सही है। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बोला गया व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा अब हमें ये पता करना है कि टी माइनस टू आई हैड। अच्छा एक ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है साइन टी जे हैड। अब हमें ये पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन चेक करते हैं। तो टी की जगह पे अगर मिसाल के तौर पर मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है, तो टी कैन नॉट बी 2, यानी कि अगर मैं टी की जगह पे यानी कि इस टी की जगह पे मैं अगर यहाँ पे जैसे अगर मिसाल के तौर पर 2 पुट कर दिया तो नीचे तो 0 आ जाएगा। तो यानी टी कैन नॉट बी 2, टी की वैल्यू 2 नहीं डाल सकती। ठीक है, अगर आपने टी की वैल्यू 2 डाल दी तो ये इनडिटर्मिनेट बन जाएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ये कंटिन्यूअस भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप टी की वैल्यू 2 तो नहीं डाल सकते। ठीक है, दूसरी और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टी की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए जी, बड़ी होनी चाहिए। तो ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी वेक्टर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट। तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा कि टी कैन नॉट बी 2। ठीक है, ए जो है वो इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। टी रियल नंबर होगा लेकिन टी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब इसमें बी पार्ट में बी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि टी की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, टी की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, बस 2 नहीं होनी चाहिए। 2 से बड़ी हो छोटी हो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए। तो ये असल चीज, क्योंकि नीचे 2 डालेंगे तो वो 0 बन रहा है। तो सिर्फ 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। बाकी इस वाले में अगर आप टी की कोई भी वैल्यू डाल दें, कोई भी रियल नंबर डाल दें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ टी की वैल्यू आप 2 पुट नहीं कर सकते। तो टी कैन नॉट बी 2 एंड टी बिलोंग्स टू आर जो है वो ए जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या बोला हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और अच्छा आपको ये लिमिट इस तरीके से दे दी है। लिमिट आपको जो है वो दी हुई है, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एच टी, एक एच टी दिया हुआ है, एक यू टी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिमिट को दोनों के साथ लगा देते हैं। लिमिट टी टेंड्स टू 0 एक एच के साथ भी लगा देते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं लिमिट टी टेंड्स टू 0 और यू के साथ भी लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट हमने सेपरेट कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, लिमिट इनकी क्या है, इसकी जो लिमिट है, अब यहाँ पे हमने लिखेंगे लिमिट टी टेंड्स टू 0, एच टी की वैल्यू क्या है, एच टी की वैल्यू है, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं टी का स्क्वायर प्लस 2t-2। और इधर आ जाए, इधर है लिमिट टी टेंड्स टू 0 और यू टी की वैल्यू है टी का स्क्वायर। ठीक है, टी का स्क्वायर माइनस ई 2t जे और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने हर टी की जगह 0 पुट करना है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया लिमिट, हर टी में 0 डाल दिया तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 0 और माइनस 2 हो गया। इधर भी मैं अब टी की जगह 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, टी का स्क्वायर दिया हुआ था, ये टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे क्या है आई हेड। ठीक है, ये आपके पास आई हेड दिया हुआ है तो आगे आ जाएगा आई हेड, फिर माइनस ई 2 और टी की जगह 0 आ जाएगा और आगे क्या है जे हेड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 0 है 0, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, माइनस 2 रह गया खाली। इधर आ जाए जी, 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, इधर आ जाए आगे माइनस ई 2 0 था 0, ई की पावर 0 आ गया, ये हेड हो गया। तो किसी भी चीज की पावर 0 तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 ये हेड हो गया, माइनस का लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस 2 भी लगा हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 जे हेड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, 2 जे हेड। चलें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू दी हुई है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले एमसीक्यू किया था। लिमिट दी हुई है, t टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, u और t दिया हुआ है और इसी तरीके से
v और t दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पे हमने u की जगह वैल्यू डालनी है t का स्क्वायर आई हैड, फिर उसके बाद है e टू t जे हैड। अच्छा जी, आ गए लिमिट, हम सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट t टेंस टू 0। ठीक है, पहले हमने ut की वैल्यू पुट की थी, अब हमने vt की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक लिमिट सेपरेट कर दी है और दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। vt की वैल्यू कितनी है, -2i माइनस टी का स्क्वायर के है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो हर टी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और इधर भी हर टी की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाए -2 आई हेड हो जाएगा, माइनस टी की जगह 0 आ जाएगा, और ये के हेड हो जाएगा। चलें, 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -e2 0 और जे हेड आ जाएगा। अच्छा, इधर आ जाए, यहाँ पे -2i है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, -2i है वो 0 के तो वो खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 होता है -1। ठीक है, ये हो गया -1, और ये हो गया -2i हो जाएगा हमारे पास। लिखना चाहें तो अगर आप इस वाले में देखें तो i का कंपोनेंट क्या है, 0, और j का कंपोनेंट क्या है, -j, और k का कंपोनेंट क्या है, 0k। अच्छा, चलिए ये हो गया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट पे आ जाएं, तो ठीक है, पहले मैंने अभी ये वाला ब्रैकेट लिखा, इसमें आई और के 0 0 थे, तो आई और के 0 कर दिया और जे की वैल्यू डाल दी। इस वाले कंपोनेंट में देखें, इस वाले वेक्टर में देखें, खाली आई का कंपोनेंट है, और जे का और के का कंपोनेंट जो है वो 0 0 है। ठीक है, तो जब आप इनको डॉट प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आई से होगा, जे से होगा, के से होगा। तो आई को जब आप आई से करेंगे तो 2 0 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जे को जब आप जे से करेंगे तो जे 0 का, इधर इसमें जे 1 है उसमें जे 0 है, तो जे 0 का 0 आ जाएगा। तो इसमें 0 के है, इसमें भी 0 के है, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 0 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 + 0 + 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें बोला हुआ है एफ टी की वैल्यू दी हुई है, और एफ टी आपको एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। ठीक है, एफ वेक्टर दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव लेना है, टी स्क्वायर आई हेड माइनस ई टू टी जे हेड, और इसका जब हम वेक्टर लेंगे तो 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें ई की पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर 2t होगा, और जिससे टी समझे, टी तो है नहीं, 2t है, तो 2t का आपको आगे फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2t आई हेड माइनस ई की पावर 2t, और 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसका हमको डेरिवेटिव लेना था, जो कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। तो डेरिवेटिव क्या बना, 2t आई हेड माइनस 2e की पावर 2t ये है, तो ये 2t आई हेड माइनस 2e की पावर 2t जे हेड, यानी कि ए जो है वो इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल। वेलोसिटी एक पार्टिकल है, उसकी मोशन दी हुई है, यानी कि आर दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे निकलती है, आप उसका एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी आ जाती है। तो यानी कि आपको इस फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1/2 पाई दिया हुआ है, तो 1/2 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। और टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, आई हेड ऐसे ही आ जाएगा। फिर +3 लिखेंगे। अच्छा, अब कोस टी का डेरिवेटिव होता है -sin t। ठीक है, -sin t होता है, आगे क्या है, जे हेड, वो हम ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हो जाएगा, ये आपके पास आ रहा है आई हेड अपॉन 2 पाई, और आगे आ रहा है +-3 sin t और ये है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमें वैल्यू दी हुई है t = 2 पाई/2। ठीक है, हमें t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू है पाई/2, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा i 2 पाई, और ये हो जाएगा 3 साइन की जगह साइन, और t की जगह आ जाएगा पाई/2। पाई/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा i/2 पाई माइनस 3 साइन पाई/2 90 डिग्री, जो कि होता है 1, तो ये हो जाएगा जे हेड। तो i/2 पाई यानी कि 1i/2 पाई माइनस 3j, 1/2 पाई आई हेड। ठीक है, ये 1/2 पाई हो गया। ठीक है, इसके पीछे 1 है, 1/2 पाई आई हेड और -3j। ठीक है, सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/2 पाई आई हेड -3j। सही, चलें जी,
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, यानी पहले तो हमने सिर्फ क्या किया था, हमने डिस्टेंस किया हुआ था, हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आ गई। अब कह रहे हैं डिस्टेंस किया हुआ है, उसकी वेलोसिटी सिर्फ नहीं निकालनी, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो यानी कि इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस डिस्टेंस का, और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा। तो पहले हम इसका इस फंक्शन का क्या ले लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले लिखेंगे 4 cos t, ठीक है। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, +4 है, +4 लिखेंगे, कांस्टेंट होने की वजह से 4 ऐसे आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए, आगे है +3/2 पाई। अच्छा, अब आगे क्या है, टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था ऐसे लिख दिया। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, और आगे क्या आ जाएगा, कैट, ठीक है। ये हमने इसका ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या करना है, हर टी की जगह पे, हर टी की जगह पे आपने क्या पुट कर देना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद इस वेक्टर का जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो हर टी की जगह आपने क्या पुट कर देना है, पाई पुट कर देना है। अब हम पाई पुट करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया -4, -4 ऐसे लिखेंगे, साइन लिखेंगे, टी की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। हर टी की जगह पाई पुट करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे +4, कोस लिखेंगे, टी की जगह पाई पुट कर देंगे, और ये जे हेड आ जाएगा +3। अच्छा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और पीछे बच जाएगा 3/पाई, और हर टी की जगह पे हमने पाई पुट कर देना है, ठीक है। अब देखें, ये पाई से पाई भी कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, -4 साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 होता है 0, ठीक है। ये तो हो गया 0, ये टर्म, जिस टर्म में 0 आ जाए वो खत्म, ये टर्म ही खत्म हो गया। प्लस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, cos पाई, cos 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ जाए, इधर पाई से पाई कट चुका है, 3 के रह गया खाली। चलें आगे आ जाए, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, इसमें 0 आ गया, टर्म खत्म हो गया है। आगे आ जाए, प्लस माइनस, -4 जे आ जाएगा आपके पास, इसके बाद +3 के आ जाएगा आपके पास। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर आया है एट पाई, वो आ रहा है 0 -4 और 3 क्या आ रहा है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये है कि इनके जितने भी कंपोनेंट हैं, आई वाला, जे वाला और के वाला, उनके स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लो। तो पहला कंपोनेंट 0 है, दूसरा है -4, तीसरा है 3। तो ये इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये 5 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। आप देखें, एक्सेलरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है, या आरटी मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्टेंस से एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको इसका डबल डेरिवेटिव लेना होगा, यानी कि एक दफा आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और फिर उसके एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है। चलें जी, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 4 लिखेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है -sin t, ठीक है, -sin t, और आगे है आई हेड। आगे लिखेंगे प्लस का 4, sin t का डेरिवेटिव होता है cos t, आगे आ जाएगा ये है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव cos t और cos का डेरिवेटिव -sin t। अच्छा, आगे आ जाए, +3/2 पाई लिखेंगे, और t के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, आगे के हेड आ जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। इसी फंक्शन का जो जिसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसका आपने डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे निकलेगा, -4 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, ठीक है। -4 पीछे आ गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद लिखेंगे प्लस का 4, कोस का डेरिवेटिव होता है -sin t, ठीक है। इधर आ जाएगा जे हेड। अब 3, अब देखिए यहाँ 2 से 2 तो कट रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा, +3/पाई रह जाएगा, और t का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के हेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, माइनस, अच्छा, आप वैल्यू भी पुट करनी है, वैल्यू पाई/2 है, -4 कोस टी की जगह क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, हर टी की जगह में पाई/2 पुट कर देना है, ठीक है। इसके डबल डेरिवेटिव में, इसका जो डबल डेरिवेटिव में हर पाई की जगह क्या पुट कर, हर टी की जगह पुट करना है पाई/2, ठीक है। इसके डबल डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, हर टी की जगह पाई/2 पुट कर देना है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, टी की जगह पाई/2 आ जाएगा, आगे जे का हेड आ जाएगा, +3 के हेड अपॉन
पाई। पहले हम लिखेंगे -4 cos पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। ठीक है, तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया। आ जाए -4 sin पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 कितना होता है 90 डिग्री, sin 90 होता है 1। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे आ जाए 3k एड अपॉन पाई। अच्छा, अब आपने इसका निकाल लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी वेक्टर का आपने क्या निकाल लेना है मैग्नीट्यूड। तो इसी वेक्टर का जिसका आपने डबल डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, पाई अपॉन 2 पे, इसी का आपने क्या निकाल लेना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, इनके तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लो। तो पहला तो कंपोनेंट जीरो है, ठीक है, 4 जीरो जीरो हो गया, तो पहला कंपोनेंट जीरो है। और दूसरा कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। और तीसरा कंपोनेंट 3 अपॉन पाई दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट हमें 3 अपॉन पाई दिया हुआ है। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। जीरो का स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो खत्म हो गया, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पाई का स्क्वायर। अच्छा, रूट पूरे पे लगा हुआ था, रूट पूरे पे लगाया तो दोनों का अपना अपना रूट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपना अपना रूट लगाएं तो इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 16 पाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पाई। ए इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगर नीचे वाला तो स्क्वायर से रूट कट गया ना, तो नीचे तो खाली पाई रह गया और ऊपर रूट के अंदर 16 पाई स्क्वायर प्लस 9 रह गया। तो ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या बोला हुआ है कि ए फंक्शन दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ए, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर आप ये तीनों कंपोनेंट देखें तो तीनों में टी कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसमें टी आ नहीं रहा, खाली टू है। तो टू का डेरिवेटिव क्या होता है, टू का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, टू का डेरिवेटिव तो जीरो। अगर टी नहीं है, खाली टू कांस्टेंट है, तो टू का कांस्टेंट होने के इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब थ्री भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो, टी तो आ नहीं रहा। ठीक है, और इसी तरीके से के को भी देखें तो इसमें भी टी नहीं आ रहा, खाली कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम निकालें तो वो जीरो आएगा, यानी कि सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारे चैप्टर 5 के एमसीक्यू खत्म हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।